हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल माय सुपर हीरोज। इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फॉर 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में जो स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम ला रहे हैं जो कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अच्छे से देखते रहिए वीडियोस को और बने रहिए इस चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, Why was भोली's father worried about her? भोली के पिता भोली के बारे में क्यों चिंतित थे? भोली के पिता भोली के बारे में क्यों चिंतित थे? आंसर समझिए इस प्रश्न का। समझिए, भोली's father was worried. भोली's father was worried about her because भोली के पिता चिंतित थे भोली को लेकर क्योंकि she was neither good looking nor intelligent. So इसीलिए उन्होंने सोचा, इट मीन्स भोली के पिता ने, so he thought that nobody would marry her। ये है आपका पहले प्रश्न का एकदम इजी लैंग्वेज में आंसर। और यह क्वेश्चन आपका कई बार रिपीटेड प्रश्न है। अगले क्वेश्चन को हम समझते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Who was Graphene? What had he discovered? ग्राफीन कौन था और ग्राफीन ने क्या खोजा था या फिर क्या खोज की गई थी ग्राफीन के द्वारा? समझिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर समझिए। ग्राफीन was a lawless scientist। ग्राफीन एक lawless साइंटिस्ट था and he discovered a rare drug। उसने एक बहुत ही रेयर ड्रग खोजा that जो made human body transparent। ट्रांसपेरेंट। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में हमने लिखा है। एक बार हिंदी में समझ लीजिए। ग्राफीन एक लॉलेस साइंटिस्ट था, यानी कि गैर कानूनी कार्य करने वाला वैज्ञानिक था। और ही डिस्कवर्ड उसने खोजा अ रेयर ड्रग, उसने एक बहुत ही दुर्लभ दवाई खोजी दैट जो मेड ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जो ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाती थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझिए जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और ये पूछा हुआ प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ थीप हरी सिंह वाज? हरी सिंह किस प्रकार का चोर था? समझिए आंसर को, हम बहुत ही इजी वर्ड्स में आपको समझाते हैं। हरी सिंह was an experienced
experienced thief, and he was 15-year old. He was 15-year old. आगे आप समझोगे क्या? आगे आप देखोगे he was very smart. He was very smart in his प्रोफेशन. इन हिज प्रोफेशन इट मीन्स वह अपनी प्रोफेशन में बहुत ज्यादा स्मार्ट था, यानी चोरी करने में बहुत ज्यादा स्मार्ट था. यहां पर थेफ्ट भी कर सकते हो आप. he changed his name every month. वह अपना नेम हर महीने बदलता था. टू escape फ्रॉम पुलिस से बचने के लिए वह हर महीने अपना नाम बदलता था. अगला क्वेश्चन समझिए. अगला क्वेश्चन है टर्म ऑफ सर्जरी से क्वेश्चन है. व्हाट ट्रीटमेंट डिड डॉक्टर गिव टू ट्रिकी? क्या ट्रीटमेंट दिया गया ट्रिकी को डॉक्टर के द्वारा? क्या ट्रीटमेंट दिया गया ट्रिकी को डॉक्टर के द्वारा? समझिए, आंसर्स को समझते हैं हम. समझिए. डॉक्टर जेम्स हैरियट, डॉक्टर gave him only water. Doctor gave him only water for 2 days. And plenty of exercise. यानी कि डॉक्टर जेम्स हैरियट ने ट्रिकी को 2 दिनों तक सिर्फ पानी दिया और भरपूर मात्रा में एक्सरसाइज करवाई. यही हो जाएगा. अगर आप थोड़ा सा और लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एज अ ट्रीटमेंट. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं, जो कि आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये पूछा भी है. मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इस सीरीज में. ही सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तो वही डिस्कस हम कर रहे हैं. समझिए. व्हाई डिड लेंचो गेट एंग्री? लेंचो क्यों गुस्सा हो गया? समझिए. ये आपका फर्स्ट ही चैप्टर है, उसी से पूछा हुआ है. समझे. लेंचो गॉट एंग्री. लेंचो got angry because क्योंकि he got only 70 pesos. He got only 70 pesos, but he demanded 100 pesos. लेकिन उसने डिमांड कितने पीसोस की रखी थी? 100 पीसोस की रखी थी और उसको मिले कितने पीसोस? 70 पीसोस मिले थे. इसलिए वह क्या हो गया? गुस्सा हो गया और उसने यहीं पर एक शब्द बोला, एंड ही said the post office employees are the bunch of
क्रुक्स, यानी कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज क्या है? बेईमानों का झुंड है। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज क्या है? बेईमानों का झुंड है। चलिए आगे के क्वेश्चंस को समझते हैं जो कि आपको बहुत रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझिए, Why did Matilda borrow the necklace? Why did Matilda borrow the necklace? समझिए आंसर, मटिल्डा ने नेकलेस बोरो क्यों किया? समझें, मटिल्डा borrowed the necklace. Matilda borrowed the necklace because ऐसा नहीं, यहां से कर दो। Matilda borrowed the necklace from Ma'am Frustier because she had no necklace. For the ball party, and she wanted to wear it. She wanted to wear it. आई होप आपको ये बहुत ही इजी शब्द में समझाया है हमने, समझ आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। मटिल्डा बोरोड द नेकलेस, मटिल्डा ने नेकलेस बोरो किया फ्रॉम मैम फ्रस्टियर से, बिकॉज क्योंकि सी हैड नो नेकलेस फॉर द बॉल पार्टी के लिए उसके पास नेकलेस नहीं था, एंड और सी वांटेड टू वेयर इट, और वह इसे पहनना चाहती थी, यानी कि नेकलेस को वह पहनना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड व्हाई? वेयर वॉज राजवीर एंड प्रांजल गोइंग? राजवीर और प्रांजल कहां जा रहे थे, एंड व्हाई, क्यों जा रहे थे? समझिए आंसर, समझिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए, समझे थोड़ा सा समझिए। प्रांजल was a boy who belonged to Assam. And they were close friend. समझिए, प्रांजल was a boy, प्रांजल एक लड़का था, who belonged to असम, जो असम से संबंधित था, and they were close friend, वे बहुत ही गहरे मित्र थे। कौन? प्रांजल एंड राजवीर। समझिए, यहां पर एक लाइन आप इसको काट के ऐसे भी लिख सकते हो, राजवीर was the classmate of प्रांजल। राजवीर प्रांजल का क्लासमेट था, एंड राजवीर was invited in the summer vacation by प्रांजल।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन हमने समझा है। प्रांजल वॉज अ बॉय, प्रांजल एक लड़का था। हु बिलोंग टू असम, जो असम से संबंधित था। एंड राजवीर वॉज, यहां से एंड काट देना, ये थोड़ा सा एडिशनल हो जाएगा। राजवीर वॉज द क्लासमेट ऑफ प्रांजल, प्रांजल का क्लासमेट था कौन? राजवीर, राजवीर। एंड राजवीर वॉज इनवाइटेड इन द समर वैकेशन बाय प्रांजल, समर वैकेशन में इनवाइट किया था राजवीर को, किसने? प्रांजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, व्हाट इज कूर्ग, व्हाट इज कूर्ग, आप समझोगे क्या? व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर, यानी कि कूर्ग किसके लिए फेमस है, आप समझोगे इधर। कूर्ग इज फेमस, कूर्ग इज फेमस फॉर, फेमस फॉर कॉफी, कॉफी, स्पाइसेस यानी मसाले, स्पाइसेस मसाले, मसालों के लिए भी फेमस है। एंड इट्स यूनिक ट्रेडिशंस, और यह अपनी ट्रेडिशंस यानी कि बहुत ही अजीब ट्रेडिशंस के लिए फेमस है। Why was young seagull afraid of flying? छोटा सीगल उड़ने से क्यों डरता था? छोटा सीगल उड़ने से क्यों डर रहा था? समझिए, ये क्वेश्चन अडॉप्ट किया है द टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग चैप्टर से अडॉप्ट किया गया है। समझिए आंसर को। द यंग शीगल was afraid of flying because he thought, क्योंकि वह सोचता था that कि his wings यानी उसके पंख, his wings would not support him, ये आपका पहला प्रश्न का आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने समझा। अब एक बार फिर से समझिए, द यंग सीगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग बिकॉज, यंग सीगल उड़ने से डरता था क्योंकि वह सोचता था दैट कि हिज विंग्स, उसके पंख, वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, व्हाई डिड हरि सिंह रिटर्न टू अनिल, हरि सिंह दोबारा से अनिल के घर वापस क्यों गया? हरि सिंह अनिल के घर वापस क्यों गया? समझिए आंसर। यहां से टू टाइप के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा जा सकता है क्या? हरि सिंह की कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह, कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह, हरि सिंह की कैरेक्टर स्केच पूछी जा सकती है। अगला पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे अनिल की कैरेक्टर स्केच, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है, दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो हरि सिंह से जब भी प्रश्न बनेगा वो ये बन सकता है लॉन्ग में, और अनिल से ये बन सकता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको समझिए। व्हाई डिड हरि सिंह रिटर्न टू अनिल? समझिए, हरि सिंह returned to अनिल, हरि सिंह अनिल के घर वापस गया बिकॉज क्योंकि he felt guilty, क्योंकि उसने गिल्टी स्वयं को महसूस किया, एंड ashamed और स्वयं को शर्मिंदा महसूस किया।
आगे समझिए, when he realized the education, and trust are more valuable than Anil's money. So he returned Anil's house. Anil's house. समझिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। दोनों ही प्रश्न 2022 में पूछे हुए प्रश्न है, ये भी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। समझिए, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता क्या था? समझिए आंसर को। आंसर हो जाएगा द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, एकमात्र रास्ता था ट्रिकी को बचाने का was to give him no food for 2 days. About 2 days. बंद कर दे इसे। About 2 days. For about 2 days. But giving him sufficient water, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। अब समझिए थोड़ा सा यहाँ पर सफिशिएंट मीन्स होता है, सफिशिएंट मीन्स क्या होता है? इनफ इन द सेंस एम्पल, इट मीन्स पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, हु वाज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग, यानी कि डॉग की खराब हालत का जिम्मेदार कौन था? तो आपको पता ही है, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी में जो मेन कैरेक्टर है वो एक तो ट्रिकी है, दूसरा जेम्स हैरियट है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है मिसेस पंपरी ऑनर है इस ट्रिकी की, यानी ट्रिकी की मालकिन है और अपने आप में बहुत ही रिच लेडी है, अब समझिए आंसर को, अब हम समझते हैं। समझिएगा आंसर, समझिए। मिसेस पंपरी was a rich lady and she was the owner of डॉग, वह डॉग की मालकिन थी। अब she was the only one for the poor condition of dog, या फिर ट्रिकी भी लिख सकते हैं। देखिए जानबूझकर बड़ा किया गया है, इसकी कोई नीड नहीं थी। यहाँ पर हम सीधा भी इसको लिख सकते थे, इसको हटाकर ऐसे भी लिख सकते थे, मिसेस पंपरी वॉज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी की खराब हालत की जिम्मेदार कौन थी? मिसेस पंपरी थी। लेकिन मिसेस पंपरी वॉज अ रिच लेडी, मिसेस पंपरी एक
धनी महिला थी, एंड और शी वॉज द ओनर ऑफ द डॉग, वह कुत्ते की मालकिन थी। शी वॉज द ओनली वन, शी वॉज द ओनली वन रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल, इधर रेस्पॉन्सिबल और लिख लेना भाई, रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द ट्रिकी, फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी। इसको दूसरे तरीके से लिख दोगे, इसको काट के ऐसे भी लिख सकते हो आप, मिसेस पंपरी, मिसेस पंपरी, मिसेस पंपरी was the responsible, was the responsible, was the responsible for the poor, for the poor condition, for the poor condition of the dog, यानी कि कुत्ते की खराब हालत की जिम्मेदार कौन थी? मिसेस पंपरी। सबसे पहला है अमेंडा का सेंट्रल आइडिया। अमेंडा का सेंट्रल आइडिया समझते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हु वॉज द कंपोजर ऑफ अमेंडा। इसके अमेंडा के कंपोजर थे रॉबिन क्लेन। कौन? रॉबिन क्लेन इसके कंपोजर थे। समझिए, द पोएम शोज, यह पोएम दिखाती है अ यंग गर्ल नेम्ड अमेंडा, यह पोएम दिखाती है एक लड़की, छोटी लड़की अमेंडा नाम की, हु फील्स टायर्ड ऑफ हर मदर्स कंसेंट इंस्ट्रक्शंस, कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस। वह अपनी माँ की बार बार इंस्ट्रक्शंस की वजह से बहुत ही ज़्यादा दुखी या थकावट महसूस करती है। सी वॉन्ट्स पीस एंड फ्रीडम, वह चाहती है आज़ादी और स्वतंत्रता, आज़ादी, शांति और स्वतंत्रता चाहती है। टू एस्केप द स्कॉल्डिंग, डांट से बचने के लिए, स्कॉल्ड मीन्स क्या होता है? डांटना, फटकार लगाना। सी इमेजिन्स अ हैप्पी एंड फ्री लाइफ, वह कल्पना करती है एक खुशहाल और स्वतंत्र जीवन की। द पोएम टीचेज, पोएम सिखाती है दैट की चिल्ड्रन नीड लव, बच्चों को प्रेम की आवश्यकता होती है, केयर, देखभाल की आवश्यकता होती है, एंड सम फ्रीडम, और कुछ आज़ादी की आवश्यकता होती है। नॉट कंटिन्यूस कंट्रोल, ना कि लगातार उन पर कंट्रोल की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं इस अमेंडा चैप्टर से प्रत्येक पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और अपने बच्चों को ज़्यादा कंट्रोल से बचना चाहिए, यानी कि हमेशा उनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। बहुत ही छोटा और आसान है। अगला सेंट्रल आइडिया समझिए। अगला सेंट्रल आइडिया है अ टाइगर इन द जू का। किसका? अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू के कंपोजर हैं लेज़ली नॉरिस। क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, हु इज़ द कंपोजर ऑफ अ टाइगर इन द जू? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेज़ली नॉरिस। इसी प्रकार से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द पॉल पोएम के कंपोजर कौन है? तो द पॉल पोएम के कंपोजर हैं कौन? जॉन बैरीमैन। कौन है? जॉन बैरीमैन। समझिए सेंट्रल आइडिया को। द पोएम शोज, पोएम दिखाती है द सैड लाइफ ऑफ अ टाइगर इन अ केज, एक पिंजरे में रहने वाले टाइगर की दुखी या उदास जिंदगी को दिखाती है। टाइगर इज एंग्री, टाइगर गुस्सा है, एंड हेल्पलेस, और असहाय है, बिकॉज, क्योंकि, ही इज अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट, क्योंकि वह जंगल से दूर है। द poet criticizes keeping wild animals in cages and says animals should live freely in nature, यानी कि पोइट आलोचना करते हैं जानवरों को पिंजरे में रखने की, जानवरों को पिंजरे में रखने की आलोचना करते हैं और कहते हैं एनिमल्स शुड लिव फ्रीली इन नेचर, कि जानवरों को स्वतंत्र नेचर में रहना चाहिए, जानवरों को स्वतंत्र नेचर में रहना चाहिए। ये सेंट्रल आइडिया था अ टाइगर इन द जू का। समझिए नेक्स्ट है डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो अपने आप में बहुत ही आसान टॉपिक है और चैप्टर है, और इसमें ना कहीं
बेसिक सी बात की गई है, आपकी फर्स्ट पोएम है 10th क्लास की। समझिए, द पोएम शोज, पोएम दिखाती है दैट कि स्मॉल इवेंट्स, छोटे छोटे इवेंट्स कैन चेंज अवर मूड, यानी कि छोटे छोटे इवेंट्स हमारी मनोदशा को परिवर्तित कर सकते हैं। वैन, जब स्नो फॉल्स ऑन द पोइट, जब पोइट के ऊपर स्नो फॉल्स होती है यानी कि बर्फ गिरती है। हिज सैडनेस चेंज इनटू हैप्पीनेस, तो उसकी उदासी खुशी में परिवर्तित हो जाती है। द पोएम टीचेज, पोएम हमें दिखाती है दैट कि इवन स्मॉल मूवमेंट्स ऑफ नेचर कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन आवर लाइफ, यानी कि छोटे छोटे परिवर्तन पर्यावरण के, यानी कि बात नेचर के छोटे छोटे परिवर्तन भी हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ये थी डस्ट ऑफ स्नो की सेंट्रल आइडिया। नेक्स्ट समझिए फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया। फायर एंड आइस, फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो दोनों ही पोएम्स किसने लिखी हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी। किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दोनों ही पोएम लिखी हैं। द पोएम एक्सप्लेन्स, पोएम एक्सप्लेन करती है हाउ द वर्ल्ड में एंड, कि संसार कैसे नष्ट हो सकता है। पोएम एक्सप्लेन करती है कि संसार कैसे नष्ट हो सकता है। फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, फायर को बताया गया है डिजायर से, यानी कि फायर की तुलना डिजायर से की गई। एंड ग्रीड, वाइल आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, जबकि आइस की तुलना हेट्रेड से की गई, यानी कि घृणा से। एंड कोल्ड फीलिंग, उदासी भरी फीलिंगों से की गई है आइस की तुलना। द पोइट बिलीव्स, पोइट विश्वास करते हैं बोथ आर हार्मफुल, कि दोनों ही हार्मफुल हैं, यानी कि डिजायर और हेट्रेड बोथ आर हार्मफुल, यानी कि दोनों ही ह्यूमन के लिए, प्रकृति के लिए नुकसानदायक, ह्यूमंस के लिए, प्रकृति के लिए नहीं, सॉरी, ह्यूमंस के लिए नुकसानदायक हैं, क्योंकि ज़्यादा डिजायर मनुष्य के डिस्ट्रक्शन का कारण बनती हैं। ऐसे ही हेट्रेड भी, ज़्यादा हेट्रेड भी मनुष्य के डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती हैं। अनकंट्रोल्ड डिजायर, यानी कि अनियंत्रित इच्छाएं एंड हेट्रेड कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमन लाइफ एंड द वर्ल्ड, यानी कि अनियंत्रित इच्छा और घृणा संसार के मानव और संसार को नष्ट कर सकती है, संसार के मानव और संसार को नष्ट कर सकती है। आगे समझिए नेक्स्ट, द ट्रीज का सेंट्रल आइडिया। नेक्स्ट किसका है? द ट्रीज का सेंट्रल आइडिया, जो कि अपने आप में बहुत ही आसान है। समझिए, द पोएम डेस्क्राइब्स, पोएम डिस्क्राइब करती है ट्रीज ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ हाउसेज इनटू द फॉरेस्ट, यानी कि वृक्ष प्रयास कर रहे हैं घर से जंगलों की ओर जाने का। इट शोज, यह दिखाता है द डिजायर ऑफ नेचर फॉर फ्रीडम, यानी कि प्रकृति की, नेचर की इच्छा आज़ादी के लिए, यह दिखाती है कि नेचर की इच्छा आज़ादी के लिए। द पोइट कंपेयर्स ट्रीज टू ह्यूमंस, इसमें पोइट ने पेड़ों यानी वृक्षों की तुलना किससे की है? ह्यूमन से। किससे की है? ह्यूमन से की है। हु फील्स, जो महसूस करते हैं, ट्रैप्ड, यानी कि जो स्वयं को बंद महसूस करते हैं, ट्रैप्ड करते हैं, यानी कि एक जाल में फंसा हुआ महसूस करते हैं। द पोएम गिव्स द मैसेज, पोएम मैसेज देती है दैट की लिविंग बीइंग्स कैन नॉट लिव हैप्पीली विदाउट फ्रीडम, यानी कि लिविंग बीइंग्स हैं, यानी कि जो सजीव प्राणी हैं, जीवित हैं, वे बिना खुशी के, वे बिना आज़ादी के खुश नहीं हो सकते, वे बिना आज़ादी के खुश नहीं रह सकते। ये थी आपकी द ट्रीज का सेंट्रल आइडिया। द ट्रीज पोएम किसने लिखी? एड्रिन रिच ने लिखी। किसने लिखी? एड्रिन रिच।
नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। समझिए, सबसे पहली है यंग सीगल की। देखिए यंग सीगल आप देखोगे 2 स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग चैप्टर से है। तो समझिए सबसे पहले द यंग सीगल वॉज फियरफुल। छोटा सीगल बहुत ही ज़्यादा भयभीत था एंड लैक्ड कॉन्फिडेंस एट फर्स्ट। शुरुआत में वह बहुत ही कम आत्मविश्वासी था। ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। वह उड़ने से भयभीत था एंड डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स। और वह अपने माता पिता पर निर्भर था। हंगर फोर्स्ड हिम टू ओवरकम हिज फियर। भूख ने उसे विवश किया अपने भय पर विजय प्राप्त करने के लिए। भूख ने उसे अपने भय पर विजय प्राप्त करने के लिए विवश किया। वंस ही फ्लू। एक बार वह उड़ा। ही गेन्ड कॉन्फिडेंस। उसमें आत्मविश्वास आ गया एंड जॉय। और खुश हो गया। हिज कैरेक्टर शोज। उसका चरित्र दिखाता है दैट की करेज डेवलप्स व्हेन वन फेसेस फियर ब्रेवली। यानी कि जब एक बार किसी समस्या का बहादुरी से सामना कर लेते हैं यानी भय का, तो हमें आत्मविश्वास आ जाता है, साहस आ जाता है, करेज आ जाता है। ये यंग सीगल का करैक्टर स्केच था। यानी कि एक बार वह उड़ गया उसके बाद वह आराम से उड़ सकता था। नेक्स्ट करैक्टर स्केच डिस्कस करते हैं जो कि करैक्टर स्केच है बल्ली वाले चैप्टर से। किससे? बल्ली वाले से। अब मैडम राइट्स बस, ये वाला चैप्टर है। समझिए बल्ली एक लड़की है छोटी सी जो ट्रैवल करना चाहती है। समझिए, बल्ली वॉज अ क्यूरियस कॉन्फिडेंट एंड डिटरमाइंड गर्ल। बल्ली एक क्यूरियस यानी कि उत्सुक, आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चयी लड़की थी। सी ड्रीम्ड ऑफ राइडिंग अ बस। उसका सपना था बस को राइड करना एंड प्लान्ड केयरफुली टू फुलफिल हर विश। और उसने योजना बनाई अपनी इच्छा को पूरा करने की। सी वॉज इंडिपेंडेंट। वह इंडिपेंडेंट थी यानी कि किसी पर निर्भर ना होना। एंड बोल्ड फॉर हर एज। और अपनी उम्र के लिए बहुत ज़्यादा बहादुर थी। यानी कि जितनी उसकी उम्र थी उससे बहुत ज़्यादा बहादुर थी वह। ड्यूरिंग द जर्नी के दौरान सी लर्नड। उसने सीखा अबाउट लाइफ एंड डेथ। जर्नी के दौरान उसने मृत्यु और जीवन के बारे में सीखा। विच मेड हर मोर मैच्योर एंड थॉटफुल। जिसने उसको बहुत ज़्यादा मैच्योर यानी समझदार बनाया और विचारशील बनाया। यानी कि मृत्यु और जीवन ने उसे क्या बनाया? विचारशील और मैच्योर बनाया। नेक्स्ट एनी फ्रैंक का करैक्टर स्केच है। नेक्स्ट किसका है? एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक वॉज एन इंटेलिजेंट, चीयरफुल एंड थॉटफुल गर्ल। एनी फ्रैंक एक होशियार, विचारशील और बहुत ही खुश रहने वाली लड़की थी। सी एक्सप्रेस्ड हर ट्रू फीलिंग्स थ्रू हर डायरी। उसने अपने सच्चे विचारों को डायरी के थ्रू रिप्रेजेंट किया, एक्सप्रेस किया। सी वॉज ऑनेस्ट। वह ईमानदार थी एंड सेल्फ क्रिटिकल एंड वॉन्टेड टू इम्प्रूव हर सेल्फ। स्वयं को इम्प्रूव करना चाहती थी। एनी अंडरस्टूड ह्यूमन नेचर डीपली डिस्पाइट हर यंग एज। सी रिमेन्ड होपफुल इवन ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। लेंचो का करैक्टर स्केच जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली बनता ही है। समझिए लेंचो करैक्टर स्केच को। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक गरीब और मेहनती किसान था। ही हैड डीप फेथ इन गॉड। उसका बहुत ज़्यादा गहरा विश्वास था भगवान में। एंड और बिलीव्ड दैट गॉड वुड ऑलवेज हेल्प हिम। और वह विश्वास करता था कि भगवान हमेशा उसकी मदद करेंगे। भगवान उसकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। व्हेन हिज क्रॉप्स वर डेस्ट्रॉयड बाई हेलस्टॉर्म। जब उसकी फसल हेलस्टॉर्म ने पूरी तरह बर्बाद कर दी। ही रोट अ लेटर टू गॉड। उसने भगवान को लेटर लिखा आस्किंग फॉर मनी, पैसे मांगने के लिए, यानी कि मनी मांगने के लिए। ही वॉज इनोसेंट। वह बहुत मासूम था। सिंपल हार्टेड। वह बहुत ही काइंड हार्टेड, सिंपल हार्टेड था। बट ऑल्सो अनक्वेश्चनिंग इन हिज फेथ। नेक्स्ट समझिए, गिव अ करैक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की करैक्टर समझिए। अब नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट लीडर। नेल्सन मंडेला बहुत ही महान लीडर था। नेल्सन मंडेला एक महान लीडर था एंड और फ्रीडम फाइटर, एक फ्रीडम फाइटर भी था। ही बिलीव्ड। वह विश्वास करता था इन इक्वलिटी, जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी। वह विश्वास करता था इक्वलिटी में, जस्टिस में और
डिग्निटी में, यानी कि ही फॉट, वह लड़ा ब्रेवली बहादुरी से अगेंस्ट अपार्थीड एंड नेवर लॉस्ट होप, वह बहुत ही बहादुरी से लड़ा भेदभाव के प्रति और उसने कभी आशा नहीं खोई। ही थॉट, उसने सोचा, दैट की फ्रीडम इज प्रीशियस, फ्रीडम यानी कि आज़ादी बहुत ही कीमती है, कम्स विद रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों के साथ आती है। मंडेला वॉज करेजियस, पेशेंस एंड एन इंस्पिरेशन फॉर द वर्ल्ड, यानी कि मंडेला देश के लिए क्या है, इंस्पिरेशन। पोइट्री सेक्शन के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप स्नो चैप्टर से कंप्लीट एमसीक्यूज पहले दे रखे हैं, फिर हम अगले चैप्टर्स यानी कि सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा, सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, प्रोज, तीनों सेक्शन विद ग्रामर, सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे आपके खत्म। फर्स्ट है, हु इज़ द पोइट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डस्ट ऑफ स्नो के कंपोजर कौन है, पोइट कौन है। तो डस्ट ऑफ स्नो के कंपोजर हैं रॉबर्ट फ्रस्ट। कौन है? ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। डस्ट ऑफ स्नो के कंपोजर हैं रॉबर्ट फ्रस्ट। एंड इसी के साथ रॉबर्ट फ्रस्ट ने एक और पोएम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लिखी है, वो है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, दो पोएम लिखी हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वर्ड सुक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। पोइट पर किसने बर्फ गिराया, किस पक्षी ने बर्फ गिराया। तो ऑप्शन ए क्रो, ऑफकोर्स क्रो ने गिराई थी। स्पैरो नो, डव नो, पीजन नो। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रो, ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम अगले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ समझिए इधर। What tree did the crow sit on? कौआ किस पेड़ पर बैठा हुआ था। ऑप्शन ए बनियान ट्री, नो बरगद का ट्री था, नो हेमलॉक ट्री, बिल्कुल एकदम आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी अपने आप में करेक्ट आंसर है। ऑक, नो। मैंगो ट्री, नो। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डिड द स्नो चेंज इन द पोइट्स मूड। व्हाट डिड द स्नो चेंज इन द पोइट्स मूड। सैडनेस टू हैप्पीनेस, एकदम सही आंसर है। यानी कि स्नो ने क्या कर दिया था, सैडनेस से हैप्पीनेस का मूड बदल दिया था भैया। एंगर टू पीस, नो। एंगर से पीस कर दिया था यानी शांति, नो। लेजीनेस टू एनर्जी, यानी आलस से फुर्तीला बना दिया, नो। वरी एंड रिलैक्सेशन, नो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैडनेस टू हैप्पीनेस, यानी कि दुख से खुश में चेंज कर दिया, खुशी में चेंज कर दिया। अब समझिए एक और पॉइंट, जब भी नेस किसी शब्द के पीछे लगकर आएगा, क्या आएगा, नेस, और TION आएगा, वो 110% नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। लव, ऑप्शन बी नेचर्स हीलिंग पावर, फ्रेंडशिप, करेज। तो देखिए चैप्टर में करेज का कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, फ्रेंडशिप का कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, लव का कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। देन करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नेचर्स हीलिंग पावर। नेचर्स के पास किसी भी समस्या, किसी भी घाव को हील करने की क्या होती है, क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 समझिए। और क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या देखेंगे कि फायर एंड आइस से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। समझिए सबसे पहले फायर एंड आइस कंपोज किसने की, रॉबर्ट फ्रस्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट डज द पोइट कंपेयर डिजायर विद। डिजायर की तुलना किससे की जाती है, वाटर से, नो। ऑप्शन बी फायर से, एकदम सही। फायर से किससे की जाती है, डिजायर की तुलना किससे की जाती है, फायर से। ऑप्शन सी एकदम गलत, ऑप्शन डी एकदम गलत, बिकॉज आइस की तुलना की जाती है हीट से। किससे, हीट से। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द पोइट के अकॉर्डिंग व्हाट डज हीट सिंबलाइजेस। हीट क्या सिंबलाइज करता है, फायर सिंबलाइज करता है, नो एकदम गलत। अर्थ सिंबलाइज करता है, नो एकदम गलत। आइस करता है, ऑफकोर्स एकदम सही आंसर है भाई। नेक्स्ट ऑप्शन डी सन एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि हीट किसका प्रतीक होता है, आइस का प्रतीक है, रिप्रेजेंट किया गया है इस पाठ में। तो पोइट कहना क्या चाह रहे हैं इस पोइम में कि आइस एंड फायर बोथ आर डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, समझिए इधर। विच नेचुरल एलिमेंट आर यूज्ड इन द पोएम। पोएम में कौन सा नेचुरल एलिमेंट यूज किया गया है। ऑप्शन ए फायर एंड आइस,
में भी हो सकता है। ऑप्शन बी एयर एंड वाटर, नो, ऐसा कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं है पोएम में। सन एंड मून ऑप्शन सी में है, नहीं ये भी नहीं डिस्कस हुआ है कहीं भी। ऑप्शन डी अर्थ एंड स्काई, ये भी नहीं यूज हुआ है। तो अपने आप में करेक्ट आंसर एक ही बचा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है आइस एंड फायर, ये नेचुरल एलिमेंट यूज हुए हैं फायर एंड आइस पोएम में। अगला क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट कुड लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, संसार को क्या नष्ट कर सकता है। डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है नष्ट करना, तो कौन नष्ट कर सकता है। ऑप्शन ए लव एंड केयर, प्यार और देखभाल नष्ट कर सकता है, नहीं जी। ऑप्शन बी फायर एंड आइस, इस पोएम में बताया ही यही गया है कि संसार के लिए फायर और आइस दोनों ही बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। तो ऑप्शन एकदम बी सही हो जाएगा, फायर एंड आइस बोथ आर डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स। लाइट एंड डार्कनेस, नो। वॉर एंड पीस, यानी शांति और युद्ध, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द टोन ऑफ द पोएम इज मोस्टली, यानी कि जो टोन है इस पोएम की वो किस तरीके की रखी गई, ह्यूमरस रखी गई यानी कि हास्यप्रद है, नो। हंसी की तो बात इस पोएम में कहीं भी हुई ही नहीं है फायर एंड आइस में, तो ये तो होगा नहीं। सीरियस में भी हो सकता है, एंग्री गुस्सा हो सकता है, जॉयफुल बात हुई है यानी खुशी की बात हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है, तो ये भी नहीं होगा, एकदम गलत। एंग्री एंड सीरियस बच्चा, तो ऑप्शन बी हम सही मान लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका जो टोन है वो ज़्यादातर कैसा है, सीरियस टोन है, यानी कि गंभीरता वाला इसमें सेंस झलक रहा है इस कंप्लीट पोएम में, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सीरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम पूछेंगे अ टाइगर इन द जू से। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है अ टाइगर इन द जू के कंपोजर कौन है, हु इज़ द कंपोजर ऑफ अ टाइगर इन द जू। इसके जो कंपोजर हैं वो हैं लेजली नॉरिस। कौन है, लेजली नॉरिस। फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो के कौन है, रॉबर्ट फ्रस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस चैप्टर का, वेयर इज द टाइगर केप्ट इन द पोएम, पोएम में टाइगर को कहाँ रखा गया है। ऑप्शन ए फॉरेस्ट में हो सकता है, जू में हो सकता है, सर्कस में नो, सेंचुरी में नो। अब टाइगर कहाँ रखा गया है, टाइगर इन द जू चैप्टर का ही नाम है, तो आपको पता है फॉरेस्ट यूज नहीं बल्कि इसमें क्या रखा गया है, जू में रखा गया है, क्योंकि चैप्टर के नाम से ही उसका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 समझिए, व्हाट डज द टाइगर डू इनसाइड द केज, टाइगर पिंजरे में क्या करता है। ऑप्शन ए रॉर्स लाउडली, जोर जोर से दहाड़ता है, हो सकता है, देखते हैं बाद में। स्टॉक्स साइलेंटली, धीरे धीरे टहलता है। हंट्स एनिमल, ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ इस पोएम में अ टाइगर इन द जू में कि पिंजरे में शिकार कर ले, नहीं। रन्स फास्ट, नहीं, ये भी नहीं। दो ऑप्शन बचे, तो दो ऑप्शन में हमको शंका है। देखिए सबसे पहले रॉर्स लाउडली, पिंजरे में बंद था टाइगर तो वो तेजी से दहाड़ेगा कैसे, सबसे पहले तो ये प्रश्न आना चाहिए माइंड में, तो ये वाला ऑप्शन तो 100% कट जाएगा। ऑप्शन बी बचा स्टॉक्स साइलेंटली, धीरे धीरे वो पिंजरे में क्या करता है, चलता है, इधर से उधर उधर से इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट इन द पोएम, पोएम में क्या कॉन्ट्रास्ट है यानी क्या विपरीत बताया गया है। सिटी एंड विलेज नो। ऑप्शन बी है फ्रीडम एंड कैप्टिविटी, आज़ादी और गुलामी, कैद, तो यही आंसर सही हो जाएगा कि एक जो कैद में होता है, चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, दोनों की ही स्थिति कैसी हो जाती है, बहुत ही गंभीर हो जाती है। डे एंड नाइट कहीं भी बोला नहीं गया। पुअर एंड रिच का सीन कहीं भी इस पोएम में यूज नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, फ्रीडम एंड कैप्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। अब देखिए इनको आप करने के बाद 100% श्योर हो जाओगे कि किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन बने, आप डैम श्योर है उसका क्वेश्चन करोगे ही करोगे। इसको प्रैक्टिस करने के बाद एक नहीं लगभग 3-4 टाइम इसको देख लीजिए, 200 के 200 क्वेश्चन आपके एकदम पक्के हो जाएंगे। हाउ डू पीपल रिएक्ट टू द टाइगर इन द जू, लोग जू में जो टाइगर होता है उससे किस प्रकार का बिहेवियर करते हैं। दे फीड हिम, लोग उन्हें खाना खिलाते हैं। ऑप्शन बी दे एडमायर हिज ब्यूटी, उनकी सुंदरता से खुश होते हैं लोग। दे रन अवे, लोग भाग जाते हैं। दे इग्नोर हिम, टाइगर्स को लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। देखिए इग्नोर तो कर देते हैं, ये बात सही है, लेकिन ऑप्शन में ये कोई सीन वाली यानी कि आंसर वाली बात है ही नहीं। दे रन अवे नो।
दे एडमायर हिज ब्यूटी, उसकी सुंदरता से अट्रैक्ट होते हैं, उसकी सुंदरता से अट्रैक्ट तो होते हैं, बट जो असली इसमें बात बताई गई है वो ये है, दे एडमायर हिज ब्यूटी, उसकी सुंदरता से, ऐसा नहीं है। दे फीड हिम, वे उसे क्या खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेयर शुड द टाइगर बी अकॉर्डिंग टू द पोइट, टाइगर को कहाँ होना चाहिए पोइट के अनुसार। ऑप्शन ए जंगल में होना चाहिए, जू में होना चाहिए, हाउस में होना चाहिए, रोड पर होना चाहिए। तो टाइगर को पोइट के अनुसार होना चाहिए जंगल में, यानी ये ऑप्शन ए एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहाँ होना चाहिए, हमेशा जंगल में होना चाहिए, क्योंकि पिंजरे में टाइगर अच्छा नहीं लगता। अब आप ही को ले लो, आप सभी टाइगर्स हो, आपको ही अगर चार दीवारी में बंद करवा के रख दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा। तो इसी प्रकार टाइगर को या फिर किसी भी एनिमल को बंद करने से उसका स्वतंत्र जंगली जानवरों से किस प्रकार से निपटा जाए या कैसे बात की जाए। तो इसके जो कंपोजर हैं वो हैं कैरोलिन बॉल्स। कौन है, कैरोलिन, हु इज डिस्क्राइब एज नोबल इन द पोएम। इस पोएम में नोबल जानवर किसको बताया गया है। ऑप्शन ए लॉयन, लॉयन तो एशियाटिक था, लॉयन क्या था, एशियाटिक था। बियर हग्स यू वेरी मच, बियर की क्वालिटी क्या बताई थी इस पोएम में कि बियर आपको बहुत अच्छे से गले लगाएगा, बार बार गले लगाएगा। नोबल इसमें बताया गया है जानवर टाइगर, टाइगर को इसमें क्या बताया गया है, नोबल एनिमल बताया गया है। एंड ऑप्शन डी लेपर्ड, लेपर्ड को रिप्रेजेंट किया गया है कि ये बार बार आपके ऊपर क्या लगाएगा, लेफ्ट करेगा, यानी कि छलांग लगाएगा, बार बार छलांग लगाएगा। तो ऑप्शन सी टाइगर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइगर को नोबल बीस्ट बताया गया है इस पूरे पोएम में। अगला क्वेश्चन नंबर 17 समझिए। व्हाट इज द मेन स्टाइल ऑफ द पोएम, इस पोएम का मेन स्टाइल क्या बताया गया है, सीरियस बताया गया है, ह्यूमरस बताया गया है, एंग्री बताया गया है या फिर सैड बताया गया है। सबसे पहले सैड तो बताया नहीं गया है, एंग्री बताया नहीं गया है, तो फिर सीरियस और ह्यूमरस में से बताया गया है। तो क्वालिटी किसी की गिनाना कभी भी कोई सीरियस वर्क नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन ए एकदम गलत हो जाएगा और ऑप्शन बी हमें मजबूरन क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 समझिए। विच एनिमल इज डिस्क्राइब एज लीपिंग ऑन द विक्टिम, यानी कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर बार बार उछाल कौन लगा रहा है, किसको बताया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका नेक्स्ट इसमें लेपर्ड, क्या हो जाएगा, लेपर्ड एकदम सही आंसर हो जाएगा। लेपर्ड बार बार क्या करता है, किसी भी विक्टिम के ऊपर बार बार छलांग लगाता है। बियर क्या करता है, हग्स यानी कि गले लगाता है। लॉयन को क्या बताया गया है, एशियाटिक। एंड टाइगर को नोबल बीस्ट बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 समझिए। विच एनिमल हग्स पीपल टू डेथ, यानी कौन सा जानवर गले लगाता है लोगों को। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। लगभग ये थर्ड टाइम हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 17-18 में हम यही डिस्कस कर चुके थे और 19 में वही पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 समझिए। व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, यानी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल पोएम किस प्रकार की पोएम है, सटायरिकल है, ह्यूमरस है, रोमांटिक है या फिर नैरेटिव है, किस प्रकार की पोएम है। इसका अभी हमने थोड़े समय पहले डिस्कशन किया था। अब इसको हम आपको देते हैं HW में, ये आपको HW में कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट चैप्टर अब हम डिस्कस करेंगे विच इज़ द बॉल पोएम। अब हम बॉल पोएम के कंप्लीट MCQs डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी पोएम कौन से नंबर की है, 5th नंबर की। इससे पहले हमने कंप्लीट 4 पोएम्स के MCQs डिस्कस किए और अभी तक हम 20 MCQs डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि प्रत्येक चैप्टर में 5-5 MCQs। तो इसी पर हम आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं। फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नेक को कंपोजर कौन है, रॉबर्ट फ्रस्ट। कौन है, रॉबर्ट फ्रस्ट। अ टाइगर इन द जू के कौन है भाई, लेजली नॉरिस। अ टाइगर इन द जू के कौन है, लेजली नॉरिस। और इसी के साथ आप हमें बताओ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल के कौन थे, कैरोलिन बेल्स। कौन थे, कैरोलिन बेल्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पोएम नंबर 5। और अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आपको ना मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, यानी कि अगर बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो इसका एक ही मंत्र है,
चीज़ें बार बार पढ़ो, रिवीजन करो, 4-5 बार, जितना हो सके उतने टाइम रिवीजन करो चीज़ों का। जितना रिवीजन करोगे उतना ही चीज़ें क्या होंगी, अच्छी होंगी। नेक्स्ट समझिए क्वेश्चन नंबर 21 अब हम डिस्कस करते हैं। वॉट हैज़ द बॉय लॉस्ट इन द पोएम। पोएम में लड़का क्या खो चुका है? तो पोएम में लड़का खो चुका है हिज मनी, ऑप्शन ए नहीं, गलत। हिज बॉल एकदम गलत, सॉरी यही करेक्ट हो जाएगा, हिज बॉल, क्योंकि लड़के ने क्या खोया था, बॉल ही खोया था। ऑप्शन सी टॉय गलत, हिज बुक गलत, हिज मनी गलत। तो ऑप्शन बी एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 समझिए। व्हाट डज द लॉस ऑफ द बॉल सिंबलाइज, यानी कि जो लॉस है बॉल का वो किसका प्रतीक है, क्या प्रतीक करता है? लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, नो। लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस, यानी कि बच्चे की मासूमियता को खो जाता, बच्चे की मासूमियता चली जाती है, खो जाती है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉस ऑफ हेल्थ एकदम गलत, लॉस ऑफ नॉलेज एकदम गलत, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 समझिए। व्हाट लेसन डज द बॉय लर्न, व्हाट लेसन डज द बॉय लर्न, यानी कि वो लड़का क्या सीखता है, कौन सा पार्ट सीखता है, क्या पार्ट सीखता है? ऑप्शन ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन बी टू बाई न्यू टॉयज, ऑप्शन सी टू प्ले केयरफुली, नो। टू शेयर विद फ्रेंड्स, नो। यानी कि ऑप्शन डी और सी का तो कोई सीन है ही नहीं। टू बाई न्यू टॉयज ये भी डिस्कस नहीं हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन एक ही बचता है, वो है ऑप्शन ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करते हैं। व्हाट डज द बॉल रिप्रेजेंट, बॉल क्या रिप्रेजेंट करती है? चाइल्डहुड डेज, स्कूल लाइफ, हैप्पीनेस ओनली और वेल्थ, क्या रिप्रेजेंट करती है बॉल? तो देखिए पहली बात ऑप्शन डी एकदम हट जाएगा, क्योंकि बॉल वेल्थ यानी संपत्ति को रिप्रेजेंट नहीं करती है। स्कूल लाइफ का ओवरऑल पोएम में कहीं डिस्कशन नहीं हुआ है, तो फिर ऑप्शन बचता है ए एंड सी। इन दोनों में से कोई आपको चूज करना है, चाइल्डहुड डेज या फिर हैप्पीनेस ओनली, खुशी, केवल बस खुशी। तो ये ना बचपन के दिन को रिप्रेजेंट करता है, हैप्पीनेस ओनली नहीं, बचपन के दिन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा चाइल्डहुड डेज ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द टोन ऑफ द पोएम, यानी पोएम की टोन कैसी है? एंग्री है, सैड एंड रिफ्लेक्टिव है, जॉयफुल है, रोमांटिक है। अच्छा ये भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, ये भी आपको होमवर्क में ही कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि एक बार अगर आप पोएम को अच्छे से क्लियरली समझ लोगे देन ऐसे क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं ये टोन वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक बार पोएम को अच्छे से समझ लोगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं एक बार में ही। नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं। पोएम नंबर 6 अमेंडा। पोएम नंबर 6 कौन सी है? अमेंडा। और अमेंडा के जो कंपोजर हैं वो हैं रॉबिन क्लीन। कौन है? रॉबिन क्लीन। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है हु इज़ अमेंडा? अ टीचर, नो। अ लिटिल गर्ल, एकदम सही। अ राइटर, नो। पोइटेस, नो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिटिल गर्ल। छोटी लड़की है अमेंडा। कौन है? छोटी लड़की, जिसे उसके माँ बाप टॉर्चर करते हैं अलग अलग प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ अमेंडा आस्क्ड नॉट टू? अमेंडा को क्या करने के लिए नहीं कहा गया? ईट चॉकलेट्स, यानी चॉकलेट खाने के लिए नहीं कहा गया। प्ले आउटसाइड, वाइट हर नेल्स, वॉचिंग टीवी, वॉच टीवी। यानी कि व्हाट इज़ अमेंडा आस्क्ड नॉट टू डू, यानी कि क्या नहीं करने को कहा गया। तो देखिए ईट चॉकलेट यानी कि चॉकलेट खाने को नहीं कहा गया। प्ले आउटसाइड, बाहर खेलने के लिए मना किया गया। वाइट और नेल्स, ये नाखून चबाने के लिए नहीं कहा गया। वॉच टीवी, समझिए इधर। तो चॉकलेट खाने के लिए मना किया गया था। क्या किया गया था? मना किया गया था कि डोंट ईट चॉकलेट अमेंडा। ऐसे ही डोंट वाइट योर नेल अमेंडा। अमेंडा अपने दांत मत चबाओ, सॉरी नाखून मत काटो या फिर चबाओ। तो कहीं ना कहीं दो ऑप्शन इसके जाएंगे एक साथ, ऑप्शन बी, ई, ए एंड सी। दो ऑप्शन जाएंगे और दो ऑप्शन जाने पर क्वेश्चन हो जाएगा गलत।
इसीलिए ये क्वेश्चन का इसमें करेक्ट आंसर दिया नहीं है। अगर आप करना चाहो तो फिर एक ऑप्शन आपको ख़त्म करना पड़ेगा, ऑप्शन बी कर दो या फिर ए कर दो। तो क्या नहीं करने को कहा गया, ईट चॉकलेट, कि चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है विच माइथिकल करेक्टर डज अमेंडा इमेजिन हर सेल्फ एज, यानी कि कौन सा करेक्टर स्वयं महसूस करती है अमेंडा। ऑप्शन ए फेरी, नो। मैरमेड, सही है एकदम, स्वयं को मैरमेड महसूस करती है यानी कि कल्पना करती है। बिच, नो। एंजल, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 अमेंडा विशेष टू लिव इन, अमेंडा की इच्छा होती है कि वो कहाँ रहे, सिटी, सी, विलेज, स्काई। तो अमेंडा की इच्छा है कि वो कहाँ पर रहे, समुद्र में रहे, सी में रहे, कहाँ पर, सी। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम की सेंट्रल थीम क्या थी। लव फॉर पेट्स, नो, पेट की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं हुई। चाइल्डहुड रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि बचपन पर पाबंदियाँ लगाना, बिल्कुल, यानी कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बचपन में अपने बच्चों पर अनेक प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, भले ही वो वैलिड ना हो फिर भी प्रत्येक तरीके से उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करते रहते हैं। ये सबसे खतरनाक है और स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए कि हमें ये बार बार रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। बिकॉज आपके माँ बाप जितने रेस्पॉन्सिबल बनेंगे, थोड़ा बहुत आपको भी रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा अच्छे से सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 डिस्कस करते हैं, सॉरी 31, और अब पोएम नंबर 7 को हम डिस्कस करेंगे, एनिमल्स। पोएम नंबर 7 एनिमल्स दरअसल आपके सिलेबस में रिड्यूस हो चुकी है, यानी कि अब नहीं है, तो इसके एमसीक्यूज कम्प्लीटली आपको हटाने पड़ेंगे बिकॉज अब आपके एग्जाम में ये है ही नहीं पोएम। समझिए आगे। ट्रीज, द ट्रीज के जो कंपोजर हैं वो हैं एड्रिन रिच, और इसके क्वेश्चन बड़े इजी बनते हैं। वेयर आर द ट्रीज मूविंग इन द पोएम, यानी कि पोएम में पेड़ कहाँ के लिए मूव कर रहे हैं। इनटू हाउस, ऑप्शन बी। आउट ऑफ द हाउस इनटू द फॉरेस्ट, घर से बाहर निकलकर जंगल की ओर जा रहे थे, ऑप्शन एकदम बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट डू द ट्रीज सिंबलाइज, यानी कि वृक्षों को किसका प्रतीक माना जाता है। नेचर्स फ्रीडम, रिचनेस, सैडनेस, पावर। तो ये तो PCD ये ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत दे ही रखे हैं, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए नेचर्स फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 38 समझिए। व्हाट इज द स्ट्रगल शोन इन द पोएम, पोएम में क्या स्ट्रगल दिखाया जाता है। बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में स्ट्रगल यानी कि जो समस्या है वो दिखाया जाता है, या प्रकृति और ह्यूमंस के बीच में वो दिखाया जाता है। बिटवीन डे एंड नाइट में दिखाया जाता है, नो। बिटवीन पुअर एंड रिच, नो। तो ऑप्शन दो ही बचते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। देखिए हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में हमें ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच का संघर्ष है वो समझाया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोएम। नहीं, ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा, इसको करेक्ट होना चाहिए। वेयर वॉज द पोइट सिटिंग, वेयर वॉज द पोइट सिटिंग होना चाहिए, तो इस प्रकार से होना चाहिए, ये क्वेश्चन ही गलत है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस करते हैं। व्हाट डू द ट्रीज ब्रेकिंग द ग्लास रिप्रेजेंट, ह्यूमन स्ट्रेंथ, नेचर्स रिवॉल्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड न्यू प्लांटिंग, नो। ये रिप्रेजेंट करता है कि नेचर्स रिवॉल्ट, नेचर किस प्रकार से विद्रोह करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 डिस्कस करते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होगा फॉग चैप्टर के एमसीक्यूज। तो फॉग चैप्टर को कंपोज किया गया कार्ल सैंडबर्ग ने, एंड फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉग से द पोइट कंपेयर्स फॉग विद, यानी कि फॉग की कंपेयर किससे की गई है। ऑप्शन ए कैट से, डॉग से, टाइगर से, अवार्ड से। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फॉग का कंपेयर किया गया है किससे, अ कैट से। एंड क्वेश्चन नंबर 42 कहते हैं करेक्टर स्केच ऑफ ट्रिकी, यानी कि ट्रिकी की करेक्टर स्केच।
यानी कि ट्रिकी की पूरी जीवनी हमको लिखनी है, लेकिन उसको लिखने से पहले कुछ हम MCQs डिस्कस करेंगे भाई। MCQs में पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ डॉक्टर जेम्स हैरियट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज मिसेस पंपरी रिच लेडी। हु वाज मिसेस पंपरी मिस्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनेगा, व्हाट वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मिसेस पंपरी। मिसेस पंपरी के अकॉर्डिंग व्हाट वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम, यानी कि क्या वास्तविक समस्या थी टू ट्रिकी को। तो मिसेस पंपरी के अकॉर्डिंग वास्तविक समस्या उसके अनुसार थी, वो थी मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन इन द सेंस कुपोषण का शिकार होना, यानी कि मिसेस पंपरी को लग रहा था कि ट्रिकी किसका शिकार हो गया, कुपोषण का शिकार हो गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट वाज द रियल प्रॉब्लम ऑफ ट्रिकी अकॉर्डिंग टू जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट के अनुसार उस ट्रिकी की वास्तव में समस्या क्या थी। वास्तव में समस्या थी ओवर ईटिंग। क्या थी, ओवर ईटिंग थी। क्या थी भाई, ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग उसकी ज़्यादा समस्या थी। वॉमिटिंग थी। क्या थी, वॉमिटिंग, यानी कि उल्टियाँ आ रही थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डिड ही ईट एट हॉस्पिटल। उसने हॉस्पिटल में क्या खाया, यानी कि ट्रिकी ने हॉस्पिटल में क्या खाया। ही एट नथिंग इन हॉस्पिटल। उसने हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं खाया। उसने हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं खाया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चलिए अब हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, करेक्टर स्केच को समझिए। इधर करेक्टर स्केच ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ट्रिकी वॉज अ डॉग। क्या था, एक डॉग था। साथ ही साथ ऑप्शन में एनिमल भी आ जाता है, डॉग ऑप्शन में नहीं देगा तो दो क्वेश्चन बनते हैं कि ट्रिकी कौन था, तो डॉग था। हु वॉज ट्रिकी, एंड आगे आपसे पूछा जाएगा हु वॉज ट्रिकी, लेकिन ऑप्शन में डॉग नहीं होगा तो क्या होगा, एनिमल। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, व्हाट वॉज द प्रॉब्लम ऑफ ट्रिकी टू ईट फूड। खाने की समस्या कैसी थी ट्रिकी की। तो ये ना ग्रीडी टाइप का था, यानी लालची था। तो जब भी इसको खाना दिया जाता था उस समय ये खा लिया करता था। ये ना लालची था। क्या था, ग्रीडी था, यानी लालची था भाई। तो ये 3-4 क्वेश्चन ट्रिकी से बनते हैं, ठीक है भाई। अब चलिए आगे, करेक्टर स्केच में हम समझते हैं। ट्रिकी वॉज अ स्मॉल क्यूट पैट डॉग ऑफ मिसेस पंपरी। मिसेस पंपरी का पालतू छोटा सा सुंदर सा कुत्ता था ट्रिकी, यानी कि ट्रिकी छोटा सा सुंदर पालतू कुत्ता था मिसेज पंपरी का। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग एंड नेवर रिफ्यूज फूड। वह खाने का बहुत शौकीन था और वह खाने को कभी मना नहीं किया करता था। बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग एंड पैम्परिंग ही बिकेम फैट। ज़्यादा खाने की वजह से और ज़्यादा देखभाल की या खुशामद की वजह से वह बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। लेजी हो गया, एंड वीक और कमज़ोर हो गया। यानी कि ज़्यादा खाने के कारण और देखभाल के कारण, खुशामद के कारण वह यानी ट्रिकी मोटा हो गया, लेजी हो गया, एंड वीक हो गया, यानी कि आलसी, कमज़ोर और मोटा हो गया कुत्ता। ही लव्ड हिज मिस्ट्रेस डियरली। वह अपनी मालकिन को बहुत प्रेम करता था, बट लेकिन सफर्ड ड्यू टू हर केयरलेसनेस। लेकिन वह अपनी लापरवाही के कारण, यानी कि उसकी लापरवाही के कारण, किसकी, मालकिन की लापरवाही के कारण बीमार हो गया। क्योंकि मालकिन ओवर ईटिंग कराती थी उसको, और ओवर ईटिंग कराने के कारण वो क्या हो गया, सफ़र हो गया, यानी बीमार हो गया। नेक्स्ट लाइन, ट्रिकी लुक्ड लाइक अ लिटिल स्टफ्ड सॉसेज विद अ बिग बॉडी एंड स्मॉल लेग्स। यानी कि एक सॉसेज की भांति उसका शरीर हो गया था, जिसके कोने पर छोटी छोटी का लगी हों, टांगें लगी हों। ही हैड नो एनर्जी एंड ऑफन फेल इल। आगे समझिए इधर, ही हैड नो एनर्जी, उसके पास ऊर्जा नहीं बची थी, यानी कि ट्रिकी के पास ऊर्जा नहीं बची थी। इस प्रकार से वो मोटा हो गया था कि वो थोड़ा सा चलने पर भी जीव निकालने लगता और थक जाता। एंड ऑफन फेल इल, और वह बीमार पड़ गया। उसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं बची और वो क्या पड़ गया, बीमार पड़ गया। हाउएवर, हालांकि, व्हेन टेकन टू द हॉस्पिटल, जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, ट्रिकी रिकवर्ड क्विकली विद अ सिंपल डाइट एंड एक्सरसाइज। ट्रिकी जल्दी से सही हो गया या ठीक हो गया एक छोटी सी डाइट और टहलने के कारण, यानी कि छोटी सी उसको डाइट दी गई, यानी कम भोजन दिया गया और व्यायाम कराया, जिससे वह जल्दी ही क्या हो गया, ठीक हो गया। ही बिकेम एक्टिव, प्लेफुल एंड हेल्दी अगेन। वह दोबारा से ऊर्जावान हो गया, प्लेफुल हो गया, हेल्दी हो गया। ट्रिकीज करेक्टर शोज, ट्रिकी का चरित्र दिखाता है दैट की टू मच लव एंड केयर कैन समटाइम्स हार्म इंस्टीड ऑफ हेल्प। ट्रिकी का करेक्टर दिखाता है कि
ज़्यादा प्यार दुलार नुकसान कर सकता है। कभी कभी ज़्यादा लाड़ प्यार दुलार नुकसान करता है, हेल्प करने की बजाय क्या कर सकता है, हेल्प करने की बजाय नुकसान कर सकता है, यानी परेशान कर सकता है। तो कैसे लगे आपको ये 10 शॉर्ट व लॉन्ग आंसर्स? ये था कंप्लीट आपका अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। एक बार ट्रम्प ऑफ सर्जरी की पूरी स्टोरी हम आपको फिर से बताते हैं, समझिए। दरअसल कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। एक ट्रिकी नामक डॉग है जो मिसेस पंपरी का पेट एनिमल है, मिसेस पंपरी का पेट एनिमल है। दरअसल मिसेस पंपरी एक रिच लेडी हैं और ट्रिकी की मालकिन है यानी मिस्ट्रेस हैं। मिसेस पंपरी ट्रिकी को अलग अलग प्रकार की डिशेस प्रोवाइड कराती थी खाने के लिए, यानी कि इसका एक व्यक्ति से ज़्यादा ख्याल रखा जाता था, यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। इसको बरसात के कपड़े अलग मिलते थे, सर्दी के कपड़े अलग, गर्मी के कपड़े अलग, खाने के इसके बर्तन अलग हुआ करते थे। सुबह के नाश्ते के लिए अलग बाउल होगा, दोपहर का खाना अलग बाउल में होगा, शाम का खाना अलग, बीच में होगा वो अलग, यानी कि उसके पास बर्तन ढेर सारे थे, कंबल्स ढेर सारे थे, क्योंकि मिसेस पंपरी इसको हर एक लग्जरी लाइफ में रखना चाहती थी बस। आगे, और इसको मिसेस पंपरी अलग अलग प्रकार का खाना खिलाती थी और बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कराती थी। जैसे चॉकलेट्स का खाना, चॉकलेट्स खिलाती थी इसको, इत्यादि चीज़ें खिलाती थी। और खाने के कारण ये हो गया बीमार, यानी ट्रिकी हो गया बीमार। और बीमार होने के कारण ट्रिकी ना तो चल सकता था ना बैठ सकता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। इसीलिए ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। दरअसल डॉक्टर जेम्स हैरियट, जो कि मिसेस पंपरी के बहुत अच्छे मित्र थे। जेम्स हैरियट किसके? मिसेस पंपरी के। और मिसेस पंपरी ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कर देती हैं जेम्स हैरियट के यहाँ, जहाँ पर जेम्स हैरियट व उनकी टीम ट्रिकी को बहुत अच्छे से नज़र रखते हैं और कुछ ही दिनों में ट्रिकी को अच्छी हालत में ला देते हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने ट्रिकी को कोई ऑपरेशन या फिर इंजेक्शन टाइप का नहीं दिया, बल्कि ट्रिकी को एक्सरसाइज करवाई और 2 दिन तक मात्र पानी ही दिया, बहुत कम भोजन दिया। इस वजह से ट्रिकी की हेल्थ एकदम सही हो गई। ठीक है, ये था आपका कंप्लीट चैप्टर प्लस समरी, और चैप्टर भी खत्म हो जाता है। समझिए, वाइट हेड दिसंबर रिफ्यूज टू मैरी भोली एट द लास्ट मोमेंट पे बिशंबर नाथ ने भोली से शादी करने से क्यों इनकार किया? तो इसके पीछे का कारण ये था कि बिशंबर नाथ ने जैसे ही भोली के पॉक मार्क्स दे के फेस पर, उसने और डाउरी की डिमांड रखी शादी के लिए कि मुझे और ज़्यादा दहेज दो, तब मैं भोली से शादी करूँगा। समझिए आंसर, व्हेन ही सॉ भोलीज पॉक मार्क फेस्ट, यानी कि जब उसने भोली के चेहरे पर दाग धब्बे देखे, ही डिमांडेड एन एक्स्ट्रा 500 एज डाउरी, तो उसने 500 रुपये यानी 500 रुपये एक्स्ट्रा डाउरी की डिमांड रखी। ही वॉन्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ हर फादर हेल्पलेसनेस, वह भोली के पिता की लाचारी का फ़ायदा उठाना चाहता था। अब हम एक लॉन्ग क्वेश्चन में भोली का करेक्टर स्केच डिस्कस कर लेंगे, जिसमें भोली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अब समझिए, यानी कि भोली से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट बनेगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। समझो, करेक्टर स्केच ऑफ भोली। सबसे पहली हेडिंग होगी हमारी, वो है सिंपल एंड इनोसेंट। सिंपल एंड इनोसेंट। भोली इज़ अ वेरी सिंपल, शाही एंड इनोसेंट गर्ल। भोली बहुत ही सिंपल, शाही और इनोसेंट गर्ल थी, यानी मासूम। शी डज नॉट नो, वह नहीं जानती थी हाउ टू बिहेव लाइक अदर्स, कि दूसरों की तरह किस प्रकार बिहेवियर करते हैं, दूसरों से किस प्रकार से बिहेवियर करते हैं। बिकॉज, क्योंकि शी इज़ अफ्रेड ऑफ पीपल, क्योंकि वह लोगों से डरती है, एंड द वर्ल्ड अराउंड हर, जो उसके चारों ओर है। सेकंड हेडिंग हम पढ़ेंगे फिजिकली वीक एंड नेग्लेक्टेड। इसमें क्या हम सीखेंगे? व्हेन शी वॉज चाइल्ड, जब वह एक बच्चा थी, शी फेल फ्रॉम हर कॉट, वह कॉट से गिर गई, एंड हर्ट हर हेड, और उसके सिर में चोट लग गई। सो हर ब्रेन डिड नॉट डेवलप प्रॉपरली, इसीलिए उसका ब्रेन प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हुआ। लेटर बाद में सी गॉट स्मॉल पॉक्स, उसके चेहरे पर स्मॉल पॉक्स हो गए, विच लेफ्ट मार्क्स ऑन हर फेस, जिससे उसके चेहरे पर मार्क्स रह गए। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण पीपल डिड नॉट फाइंड हर ब्यूटीफुल, इसीलिए लोग उसे सुंदर नहीं मानते थे। हर पेरेंट्स इग्नोर्ड हर, उसके माता पिता उसे इग्नोर किया करते थे, एंड डिड नॉट टेक केयर ऑफ हर लाइक दे डिड विद अदर चिल्ड्रन, वे इसका इतना ध्यान नहीं रखते थे
जिस प्रकार से वे अन्य बच्चों का अपने का ध्यान रखते थे। तीसरी हेडिंग समझिए, फियरफुल एंड शाही। शाही शर्मिला, फियरफुल भय, भय, शाही शर्मिला, शर्मिला। समझिए, फर्स्ट शुरुआत में बोली वॉज वेरी अफ्रेड टू गो टू स्कूल। स्कूल जाने से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी शुरुआत में बोली। शी कुड नॉट स्पीक प्रॉपरली, वो प्रॉपरली बोल नहीं सकती थी। एंड स्टेमर्ड, और बोलते समय, वाइल टॉकिंग, वह हकलाती थी। बोलते समय वह क्या करती थी? स्टेमर्ड, हकलाती थी। शी यूज्ड टू फील नर्वस एंड स्केयर्ड ऑफ एवरीवन, वह महसूस किया करती थी नर्वस और प्रत्येक व्यक्ति से डरा करती थी। हेडिंग नंबर 4 को समझिए अच्छे से। लर्नर एंड कॉन्फिडेंट। हर टीचर वॉज वेरी काइंड एंड लविंग, उसकी टीचर बहुत अच्छी थी, यानी कि काइंड और लविंग थी। सी इनकरेज्ड भोली टू स्टडी एंड स्पीक विदाउट फियर, उसने भोली को उत्साहित किया पढ़ने के लिए और बिना किसी भय के बोलने के लिए। स्लोली, धीरे धीरे, भोली बिकेम कॉन्फिडेंट एंड लर्न टू रीड एंड राइट, धीरे धीरे भोली में आत्मसम्मान आ गया और लिखना और पढ़ना सीख गई। एजुकेशन चेंज्ड हर लाइफ, शिक्षा ने भोली का जीवन पूर्ण रूप से बदल दिया। अगली हेडिंग नंबर 5 समझिए, ब्रेव एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग। ब्रेव एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के अंत में भोली बिकम्स ब्रेव, भोली बहादुर बन जाती है। व्हेन हर पेरेंट्स ट्राई टू मैरी हर एन ओल्ड मैन, जब उसके माता पिता उसकी शादी एक बूढ़े व्यक्ति से कराने की कोशिश करते हैं। सी रिफ्यूजेज बोल्डली, वह निडर रूप से मना कर देती है शादी करने के लिए। सी सेज, वह कहती है, सी विल नॉट मैरी सच अ ग्रेडी पर्सन, कि वह ऐसे लालची व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। सी डिसाइड, वह निश्चित करती है, टू स्टे अनमैरिड एंड टीच इन हर स्कूल, वह कहती है कि वह शादी नहीं करने का निश्चय करती है और उसी स्कूल में पढ़ाने की बात करती है। लास्ट एंड हेडिंग नंबर 6 और इस क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन था, सिंबल ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट। सिंबल ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट। भोली सोज, भोली दिखाती है दैट के एजुकेशन गिव्स वुमेन कॉन्फिडेंस, कि एजुकेशन वुमेन को कॉन्फिडेंस देता है एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और आत्मसम्मान देता है। इसीलिए भारत की प्रत्येक महिला को शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित होगी तभी आगे बढ़ पाएगी। सी स्टैंड्स अगेंस्ट इनजस्टिस एंड बिकेम एन एग्जाम्पल ऑफ अदर्स फॉर अदर्स, वह अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है और एक उदाहरण सेट करती है दूसरों के लिए। ये थी आपकी भोली चैप्टर की समरी प्लस क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको एक बात यहाँ से याद रखनी चाहिए कि इस चैप्टर से 110% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।